राधे राधे सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा है आप सब मस्त बिंदास होंगे और घर में पढ़ रहे होंगे। आज जो हम मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज़ लगाने जा रहे हैं वो रहने वाली 11 सितंबर की शिफ्ट नंबर फर्स्ट के 25 क्वेश्चंस। और इसको मैंने आपको जैसे मैंने बताया है कि मैं आपको मेरे तरीके से बताऊंगा, जिस तरह से मैं क्वेश्चन को अप्रोच करता हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। बढ़ते हैं तो हमारा जैसे कि थीम श्लोक जो रहने वाला है, जो आपको हमेशा मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। इस श्लोक को आप अपने जीवन में उतार लीजिए तो और भी अच्छी बात है। तो इसी श्लोक के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 999 सो दैट 99 डिवाइड दिस सम एग्जैक्टली। तो 99 इस नंबर को में कितना हम ऐड करें कि ये जो नंबर आए वो 99 से डिवाइड हो जाए। तो पहले देख लो कि भाई रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो सिंपल सी बात है, डिवाइड करके देख लो कितना बच रहा है। रिमाइंडर बच रहा है 9। तो 9 में कितना ऐड करें कि वो जो सम है वो 99 से डिवाइड हो जाए। तो कितने की कमी है? 90 की कमी है, तो 90 ही जोड़ेंगे। क्लियर? तो ये भी जो क्वेश्चन था मौजुवानी क्वेश्चन था, इसमें टाइम नहीं लगता क्योंकि नंबर भी इजी दे रखा था और डिवाइड करने को भी इजी दे रखा था। समझ रहे हो आप? तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है चीज़ों को, लिखना नहीं है। लिखने में बस समझा रहा हूँ आपको, लेकिन इस तरह से अप्रोच करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2√10 और x क्यूब माइनस 1x क्यूब निकालना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं साथ साथ, तो और मैंने फॉर्मूले भी बताए हैं। तो मैं एक बार वो फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूँ। अगर नीचे करवा देता हूँ। जैसे सपोज x प्लस 1/x आपको दे रखा है a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू होती है a² - 2। ठीक है। और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू होती है a³ - 3a। ये मैंने आपको बताया था। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इससे आप x की पावर x माइनस 1/x कैसे निकाल सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो कैसे निकाल सकते हैं? उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x प्लस 1/x की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर -4। ठीक है। और इसके थ्रू हम फिर बाकी संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो x² माइनस 1/x² क्या निकलेगा वो तो आपको पता ही है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपको पता है। लेकिन x³ माइनस 1/x³ कैसे निकलेगा वो आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ पे ये माइनस था तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। बस फर्क इतना है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको मान लो b। जिस तरह से हमने x प्लस 1/x की वैल्यू a मानी थी, इसको मान लो b, तो यहाँ पे आएगा b³ माइनस 3b। ये चीज़ आपको नोट करनी है। प्लस वाले से ये हम प्लस के जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं वो निकाल सकते हैं, माइनस वाले से हम माइनस वाले के एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पूछी है तो उसके लिए हमें माइनस पूछा है तो हमें पहले माइनस निकालना पड़ेगा। तो x माइनस 1/x निकालो। वो क्या होता है मैंने बताया था, इसका स्क्वायर मतलब 40 माइनस 4 मतलब √36 मतलब 6। अब ये क्या होता है ये मैंने आपको बताया, 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6। ठीक है। तो कॉमन ले लो, 6 का स्क्वायर पहले 3 मतलब 6 इंटू 39 कितना आएगा 234 आंसर आ जाएगा। ठीक है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये पहले भी क्वेश्चन में आ चुके हैं, आगे भी आ रहे हैं। समझ रहे हो? तो इस चीज़ की आप वैल्यू को समझो कि भाई ये एक्सप्रेशन क्यों ज़रूरी है। और मैंने आपको बताया मैं सिर्फ वही कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वही फॉर्मूलेस मैं आपको बताऊंगा कि ये याद कर लो। ठीक है। बढ़ते हैं आगे अपने थर्ड क्वेश्चन पे। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोलता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स P एंड Q। P और Q के बीच में इलेक्शन हुआ। P गॉट 78%। P को 78 मिले तो Q को कितने मिले होंगे? Q को 22% मिले होंगे।
ठीक है, टोटल वैलिड वोट के, और इफ़ टोटल वोट्स हैं 75,60,000 देन व्हाट इज़ द नंबर क्यू गॉट, तो क्यू को कितने मिले हैं 22% मिले हैं। इफ़ 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% ने वोट नहीं किया तो कितने ने वोट किया होगा, 90% ने वोट किया होगा। 15% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इनवैलिड हो गए, खराब हो गए, तो 15% खराब हो गए, कितने बचे 85% सही बचे। तो इसको इक्वेशन कर लो, टोटल है हमारे पास कितने, इसमें से क्यू को कितने मिले, क्यू को मिले 22%। ठीक है, अब कितनों ने वोट नहीं किए, 10% ने वोट नहीं किए, तो कितनों ने वोट किए, 90% ने वोट किए, और 15% खराब हो गए, तो कितने बचे, 85% बचे। इसको कर लो सॉल्व। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, 1 से ये वाला भी कट जाएगा, 2 से काट लो इसको, तो आएगा 378, 378। अब देखो, यूनिट डिजिट देखो, 8 2 जा 16, 6 यूनिट डिजिट, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, तो 4 यूनिट डिजिट, 4 7 जा 28, कितना डिजिट, 8 यूनिट डिजिट, 8 आखिरी में कहाँ पे है, यहीं पे है, एक ही ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप कैलकुलेशन करते तो थोड़ा टफ हो जाता है ना, पर इस तरह से आपको करना है, अप्रोच करना है चीज़ों को। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्कल टू कॉर्ड्स एम एन पी क्यू इंटरसेक्ट एट ओ, डायग्राम बना देता हूँ इजी के लिए। दो कॉर्ड हैं जो आपस में मिल रही हैं ओ पे, इसको मान लो एम एन, इसको मान लो पी क्यू, ये मिल रही हैं ओ पे। ठीक है, और बोला गया है कि एम और ओ की वैल्यू है 9, इसकी वैल्यू 9 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है, आपको इसकी निकालनी है। सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए कि 9 इंटू 5 इक्वल्स टू होता है 6 इंटू एक्स। कहने का मतलब क्या है, पी क्यू पी ओ और क्यू ओ जो होता है वो एम ओ और ओ एन के बराबर इक्वल होता है मल्टीप्लिकेशन में। ये चीज़ फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा तो कट कर लो, ये 2 ज़ा 3 ज़ा एक्स आ गया 15/2 मतलब 7.5 आ गया। ठीक है, साथ साथ मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे सपोज एक सर्कल है, ठीक है, दो लाइन इसको कट कर रही हैं बाहर। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये यहाँ मिल रही है बी है, ये सी है, ये यहाँ मिल रही है डी है, और ये ई है। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इसमें प्रॉपर्टी बोलती है कि ए बी इंटू ए सी इक्वल्स टू ए डी इंटू ए ई, ये प्रॉपर्टी बोलती है, ये आपको याद रखनी है। वहीं दूसरी तरफ अगर एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट गई, ठीक है, और एक लाइन जो गई है अंदर से गई है, ये यहाँ पे मिली, ठीक है, इस मिलने पॉइंट को M1 लेते हैं, ये यहाँ पे जो है ये N है, ये है O, ये है P। तो प्रॉपर्टी बोलती है कि MN का स्क्वायर इक्वल्स टू OM इंटू MP। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, MN का स्क्वायर इक्वल्स टू MO और MP पूरी वाली। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी पूछी जाती हैं, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल एट सी, सी पे एंगल है, डायग्राम बनाए तो सी पे एंगल है, ये सी है, ये बी है, ये tan है, हमें √3 दे रखा है, हमें पूछा है वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी कॉट ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आपको पता है कि अगर ये 90 डिग्री है
तो बचे हुए दोनों ए और बी का सम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री। 90 + 90 180 बनेगा ना। ठीक है, अब cot 90 कितना होता है, cot 90 होता है भैया 0। अगर ये 0 है तो पूरी टर्म कितनी हो गई, पूरी टर्म हो गई 0। आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, लेकिन सपोज अगर मैं आपको एक थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि अगर ये जो है a+b ना पूछा होता, कुछ और दे दिया होता, तब आप उस टाइम कैसे निकालते, उस टाइम आप निकालते कि भाई देखो, उस टाइम आप कैसे निकालते, उस टाइम आप निकालते कि आपको tan की वैल्यू दे रखी है √3, है ना। तो tan की वैल्यू √3 देने का मतलब क्या है, tan क्या होता है, हमने याद किया था, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस, ये tan है। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या होगी, इस तरह से। ठीक है, मतलब कि परपेंडिकुलर √3 है और ये बेस 1 है, तो हाइपोटेनस इससे आप हाइपोटेनस निकाल लोगे, और फिर आप साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, tan की वैल्यू या किसी की वैल्यू निकाल कर उसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में इतना इजी नहीं आता, क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन इतनी आसानी सॉल्व नहीं हो रहा, तो या इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक और तरीका मैंने आपको बताया था जिसमें आपको एंगल के रेशियो से मैंने करवाया था। ठीक है, चलो अभी इतना ही करवा देता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम जो है रेशियो वाला नेक्स्ट टाइम समझा दूंगा वापस से। ये वो तरीका भी इजी है, लेकिन वही है कि आपको वैल्यू याद होनी चाहिए उसके लिए, तभी इजी है वो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 6th क्वेश्चन पे। अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इस 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, ये मतलब कि 495 सेंटीमीटर है, इसको 495 लिख लो इजी भाषा में। और ये 16 मीटर 65 है, तो इसको 1665 सेंटीमीटर मान लो। उसको बिछाना है स्क्वायर टाइल्स में। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सा है हमारा गार्डन, उसमें स्क्वायर टाइल्स बिछानी है। ठीक है, तो उसने पूछा है कि कितनी टाइल्स लगेगी। अब देखो स्क्वायर टाइल्स बिठानी है तो मतलब कि पहले तो इनका निकाल लो, क्या बोलते हैं, SCF। इसका आएगा 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 11 से कटेगा, वैसे इसका निकाल लो। 3 3 5 और क्या बच गया, 37 बच गया। अब देखो स्क्वायर टाइल्स लगेगी, ये उसने बोला है, तो स्क्वायर टाइल्स मतलब जो सब में कॉमन होगा वही टाइल्स लग पाएंगी। मतलब इतना कॉमन है, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, मतलब साइड कितनी होगी टाइल्स की, साइड होगी 45 सेंटीमीटर, मतलब 45 सेंटीमीटर की जो टाइल्स हैं वो लग पाएंगी। अब कितनी टाइल्स लगेंगी तो निकाल लो, 495 है उसका एरिया कोर्टयार्ड का, एरिया कोर्टयार्ड का है 95 अपॉन टाइल्स का एरिया, टाइल्स का एरिया कितना होगा 45 × 45, कट कर लो, ये 11 आ गया, ये आ गया 37, तो 37 × 11 कितना होता है, 407 होता है, तो 407 टाइल्स लग जाएंगी। ठीक, तो इस तरह से कैलकुलेट करना था। आपसे पूछा है कि मतलब स्क्वायर टाइल्स पूछी है, तो आप स्क्वायर वही लगाओगे भाई कि जो दोनों में कॉमन हो, वही तो लग पाएंगी। तो कॉमन वाली क्या होती हैं, वो होती है HCF, ये चीज़ याद रखनी है। क्लियर, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द इनर एंड आउटर रेडाई ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज़ 28 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, तो मतलब एक सर्कुलर ट्रैक है, ऐसा होता है ना। मतलब ये बाहर वाली जो है ये 28 दे रखी है, और ये अंदर वाली जो है 25 दे रखी है। आपसे पूछा है कि ट्रैक का कॉस्ट कितना है, इसमें कुछ लगाना होगा। ठीक है, डिज़ाइन बनानी होगी, लाल पीली हरी नीला पेंट करवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करवाना होगा। तो इसका 28 रुपये पर मीटर स्क्वायर से कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप बड़े वाले का एरिया निकालो, छोटे वाले का एरिया निकालो, दोनों को माइनस कर दो और उसको 28 से इंटू कर दो। लेकिन हम हैं चतुर बच्चे, हमने देखा कि पाई की वैल्यू बोली गई है 22/7, हम लगाएंगे 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो वो क्या बोलता है भाई, ऑड नंबर 1 + 4 और ये 6
5 + 2 7, 7 - 6 कितना होता है 1, डिविजिबल नहीं होता, नहीं होता। 1 + 9 10 12 और 9 + 3 12 - 12 0, 0 डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन बाकी चेक कर लेते हैं एक बार। 1 + 2 12 और 3 मतलब 9 आएगा, माइनस का 9 नहीं होगा डिविजिबल। 9 और 12, 12 - 9 ये 3 आएगा, ये भी डिविजन नहीं होगा। तो मतलब एक ही आंसर हो गया, वही वाला हमारा आंसर हो गया, हमारी ट्रिक कर गई काम। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि अगर पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी होती तब आपको निकालना, बड़े वाले का एरिया निकालना होता, छोटे वाले का एरिया निकालना होता, और उसको कर देना होता आपको 28 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 28 यहाँ पे दे रखा है। इस तरह से आप निकाल सकते थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 2 pipes टू फिल अ टैंक। ठीक है, टुगेदर दे कैन फिल इन 15 मिनट्स। और 1 पाइप जो है वो 1.5 टाइम्स बेटर है दूसरे से, मतलब उसकी ये दे रखी है एफिशिएंसी, मतलब P अगर 1 है तो Q जो है वो तेजू है वो 1.5 गुना ज़्यादा स्पीड से काम करता है, एफिशिएंसी है ये। ठीक है, और साथ साथ ये बोला है कि 15 मिनट ये दोनों को टाइम लगता है P + Q को। ठीक है, अब जो दोनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी होगी 2.5, 15 मिनट लगते हैं तो टोटल काम कितना करते होंगे, 15 मिनट में 2.5 की एफिशिएंसी से टोटल काम करते होंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि जो तेजू बच्चा है वो कितनी जल्दी भर कर देगा, तो तेजू बच्चा कितनी एफिशिएंसी है, तेजू बच्चे की एफिशिएंसी है 1.5, तो कर लो डिवाइड, ये हटा के ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा 25 बचा, 25 आंसर, 25 मिनट में तेजू बच्चा अकेले काम निपटा देगा। समझे, हमने क्या किया, हमने नॉर्मल जो उन्होंने बोला कि एक जो पाइप है वो दूसरे पाइप से 1.5 गुना तेज है, एक पाइप अगर एक है तो दूसरा 1.5 गुना है, ये उसकी एफिशिएंसी है। टोटल कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हो, 2.5 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। 15 मिनट दोनों को लग रहे हैं, तो उनका टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 15 × 2.5 हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व नहीं करते रहना, आपको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, क्योंकि कट करना है तो सॉल्व नहीं करना। पूछा है कि फास्टर वाला पाइप कितने टाइम लेगा, तो फास्टर वाला पाइप 1.5 की स्पीड से लगा हुआ है, तो 1.5 से डिवाइड कर दिया हमने, तो उसने लिया 25 मिनट। ध्यान रहेगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। sec 35 अपॉन cos sec 55 माइनस cos 25 माइनस अपॉन साइन 65, ये वाले क्वेश्चन पहले भी आए हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। वैसे तो 1 सेकंड का आंसर है, आप देखेंगे कि ये वाला भी जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या है 1/sin 55 है, ये 1/cos 35 है, तो ये साइन 55 ऊपर आ गया और कॉस 35 नीचे आ गया। ठीक है, माइनस कॉस 25 अपॉन साइन 65। अब आपको पता है ये कॉस 35 बन जाएगा और ये साइन 65 बन जाएगा। साइन 65 बनने के ये दोनों कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, 1 - 1 बचेगा, 1 - 1 0 होता है। ये आप मतलब कि विथाउट पेन उठाए कर सकते थे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कैसे हो गया। तो साइन 55 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 35। 90 माइनस 35 कितना होता है 55 होता है। ठीक है, वैसे हम कॉस को लिख सकते हैं 90 माइनस 65। ठीक है, एक को चेंज करना है, ये नहीं कि आप दोनों को चेंज कर दो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ये कितना हो जाता है 90 माइनस थीटा कॉस 35, ये कॉस 35, ये साइन 65 बन जाएगा, ये भी साइन 65 बन जाएगा। कट कर लो, ये 1 आ जाएगा, कट कर लो 1 आ जाएगा, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कि वहाँ पे आप फॉर्मूले याद नहीं करते रह जाओगे, वहाँ पे आप तुरंत दिमाग लगा लोगे भाई ये दोनों रिवर्स हो रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ इसमें फॉर्मूला लग के कट भी रहे हैं, तो 1 - 1 0 अपने आप आंसर आप तुरंत मुँह जुबानी निकाल सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन बोला गया है पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज
36 यूनिट। ठीक है, और एरिया निकालना है। आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला है √3/4 a²। उससे पहले ए हमें साइड निकालनी थी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैंने खासियत आपको बताई थी कि इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, सारी साइड इक्वल होती है, सारे एंगल इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। तो पेरीमीटर क्या बन जाएगा? पेरीमीटर बन जाएगा 3 इंटू साइड, साइड प्लस साइड प्लस साइड, और तीनों साइड इक्वल है। ये 36 दे रखा है, तो साइड कितनी आ जाएगी? साइड आ जाएगी आपकी 12। साइड 12 है तो पुट कर दो इसमें 3/4, 12 इंटू 12 दिया, 12 36 √3 आंसर। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, ये भी विथआउट 5-10 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप इसको मुँहज़ुबानी करते तो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है a sin क्यूब। अच्छा, ये क्यूब है, थोड़ा सा यहाँ हो गई मिस्टेक भाई। ये है क्यूब, है ना, यहाँ पे ये भी क्यूब है। ठीक है, और ये स्क्वायर पूछा गया है। थोड़ा सा मैं कर देता हूँ बेटर समझाने के लिए। क्यूब है, ठीक है, ये भी क्यूब है, और यहाँ स्क्वायर पूछा गया है। ठीक है, अब देखो, आपसे बोला गया है कि x² 0 और 90 आप ले नहीं सकते, तो भैया 45 ले लो। 45 में साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है, तो भाई वही ले लो, और वही लेके उसको साथ में रख दो, यहाँ ले लो इसको। तो साइन क्यूब कितना होता है? साइन 45 कितना होता है? 1/√2 का क्यूब प्लस b 1/√2 का क्यूब इक्वल्स टू साइन x कॉस x है, तो मतलब 1/√2 इंटू 1/√2। ठीक है, सॉल्व कर लो। ये 2√2 बन जाएगा, ये भी 2√2 बन जाएगा, 2√2 कॉमन आ जाएगा, 2√2 कॉमन आ गया, बचा क्या? a प्लस बी बचा, और ये 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? √2 आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सेम चीज़ यहाँ पुट कर लो भाई, इस वाले में, इस वाले को भी कर लो। a 1/√2 इक्वल्स टू b 1/√2। इससे पता चल गया कि a इक्वल्स टू b आ गया। जब a इक्वल्स टू b आ गया तो यहाँ डाल लो, तो 2a इक्वल्स टू √2 हो जाएगा, और a इक्वल्स टू 1/√2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे a² प्लस b² ही तो पूछा है, a² प्लस b² पूछा है, डाल लो भाई 1/√2, है ना, का स्क्वायर, और ये भी a हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा आंसर। नहीं समझे? b इक्वल्स टू a है ना, तो ये भी a² बन जाएगा, तो a² प्लस a² 2a² हो जाएगा, 2a² की वैल्यू ये। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। समझे? तो इस तरह से आपने वैल्यू सॉल्व कर ली। अब अगला आते हैं चोर मर्चेंट के ऊपर, डिसऑनेस्ट मर्चेंट के ऊपर। वो बोलता है कि वो भाई जो है वेट जो है 12% लेस यूज़ करता है, मतलब अगर 100% वेट है तो उसको 88% यूज़ करता है। मतलब अगर 1000 kg 1 kg है तो उस पर 880 ग्राम वो लेता है, वो देता है, और प्रॉफिट कमाता है 10%, प्रॉफिट भी कमा रहा है 10%। तो अब समझो, कॉस्ट है ये SPM, ठीक है, 100 के चीज़ पे 10% प्रॉफिट कमा रहा है, एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ जो है 88 रुपये पे वो 100 रुपये कमा रहा है। दूसरी चीज़ ये, एक तो वेट से कमा रहा है, ऊपर से उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो अलग है, ये चीज़ समझनी है आपको। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये और ये कट जाएंगे, तो 88/1010 आ जाएगा। आपसे पूछा है गेन परसेंटेज, तो गेन कितना हुआ भाई? इसको गेन हो रहा है 22 का, 22 का गेन हो रहा है, 88 पे गेन हो रहा है, सॉल्व कर लो, 25% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? हमने बहुत ही इजीली सॉल्व कर दिया। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। आप यहाँ देखो 10% इसको गेन हो रहा है, 10% गेन का मतलब क्या है? 100 पे
पे की चीज़ वो 110 में बेच रहा है। एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ उसने ये बताई कि 12% कम बेच रहा है, मतलब कि 88 रुपये पे 88 मतलब 88 की चीज़ को 88 ग्राम की चीज़ को वो 100 ग्राम में बेच रहा है। 88 ग्राम की चीज़ को वो 100 ग्राम में बेच रहा है। दूसरी बात ये, अब सीपी एक साइड निकाल लो और अब एसपीआर एक साइड निकालो, आपको रेशियो निकालना है, रेशियो में हमेशा सॉल्व करना है। रेशियो में सॉल्व करोगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि हमने सब कुछ अज्यूम किया है, हमारे पास टोटल कुछ ऐसा फिक्स है नहीं। तो अब 88 की चीज़ को वो 110 रुपये में बेच रहा है। कहने का मतलब ये है, प्रॉफिट कितने का है? 22 का है। किस पे है? सीपी है, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो सीपी भी डाल दिया और आंसर निकाल लिया 25%। क्लियर। आते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन जो है वो बोलता है अतुल गिव्स विशु अ हेड स्टार्ट ऑफ 20 सेकेंड इन अ 900 मीटर रेस। 900 मीटर की रेस है, ठीक है। उसने 20 सेकंड जो है 20 सेकंड उसने हेड स्टार्ट दे दी, मतलब बोला कि तू भाग, मैं 20 सेकंड भागूंगा। तो 20 सेकंड तक वो यहाँ तक पहुँचा होगा। कौन? विशु। अतुल यहाँ होगा। और फिर भी उसने उसको हरा दिया कितने से? 135 मीटर से। मतलब क्या है, अतुल यहाँ पहुँच गया और विशु अभी भी पीछे रह गया। कितने से? 135 मीटर से पीछे। ये पहला केस है। दूसरा केस बोलता है कि while these दूसरा केस बोलता है कि अतुल गिव्स द स्टार्ट ऑफ 189 मीटर। अतुल ने 189 मीटर की स्टार्ट दी, मतलब 900 मीटर सेम ट्रैक है, 189 मीटर की स्टार्ट दी। तो मतलब क्या है, विशु यहाँ है, अतुल यहाँ पे, और फिर भी उसने 8 सेकंड से हरा दिया। विशु यहीं पहुँचा, अतुल यहाँ पहुँचा, 8 सेकंड से फिर भी हार गया। अब दोनों के सिनारियो देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों से बताता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ समझो कि 20 सेकंड से हारा वो, और कितना डिस्टेंस बच गया? 135 बच गया। दूसरे केस में 8 सेकंड से हारा और कितना डिस्टेंस बच गया? 189 डिस्टेंस बच गया। तो मतलब क्या उसकी स्पीड क्या होगी? उसकी स्पीड होगी 12 सेकंड में वो 54 मीटर जो है वो उसको वो अगर कवर कर लेता तो उसकी स्पीड क्या होगी? 54/12 हो जाएगी, मतलब 4.5 मीटर्स पर सेकंड। डिफरेंस निकाल के आपने कैलकुलेट करके लिया है ना, क्योंकि हार तो विशु रहा है ना, विशु हार रहा है, तो मतलब कि जो गैप है ये भी उसी का होगा। तो विशु की यहाँ पे हमने स्पीड निकाल ली, और हमें क्या पूछा है कि उस 900 मीटर की जो रेस है वो कितने टाइम में खत्म करेगा। तो 900 मीटर की रेट 4.5 की सेकंड से 200 सेकंड में खत्म करेगा। 200 सेकंड मतलब कि 3 मिनट 30 सेकंड्स। एक तो ये तरीका, ठीक है, जिस तरह से मैं सॉल्व करता हूँ। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, ईजी रहेगा। अब यहाँ समझो आप, देखो अतुल जो है वो 900 मीटर ख़त्म कर रहा है, और विशु जो है वो 900 मीटर में से 135 कवर कर पा रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। अतुल की स्पीड मान लेते ए है, विशु की स्पीड वी है, ठीक है। अब देखो कितने से हार रहा है? 20 सेकंड से हारा। 20 सेकंड का हेड स्टार्ट दिया, तो अतुल ने अगर 20 सेकंड का हेड स्टार्ट दिया तब जाके ये विशु इसके बराबरी कर पाएगा। ये चीज़ क्लियर है। एक इक्वेशन ये बन गई। सेम चीज़ यहाँ देखो, यहाँ वो कितने सेकंड का उसको फ़ायदा हुआ? 8 सेकंड का फ़ायदा हुआ। 8 सेकंड से हारा ना, तो 8 सेकंड फ़ायदा है। अब डिस्टेंस कितनी कवर कर पाया? डिस्टेंस वो 189 ही, माइनस कर दो, इतनी ही कवर कर पाया, क्योंकि 189 का उसका हेड स्टार्ट पहले से मिल चुका था सेम टाइम, ठीक है। तो एक इक्वेशन बन गई। आप जो दोनों को अगर माइनस करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा, माइनस कर दो दोनों को, तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा? 12, 20 में से 8 गया 12, और ये 135 प्लस 189 अपॉन वी, तो 12 इक्वल्स टू 54/V, मतलब कि 9 और 2, और वी इक्वल्स टू 4.5। वापस वही आ गया, वी की स्पीड कितनी आ गई? 4.5 आ गई। उससे आप फिर से ये निकाल लोगे। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से आप कर लीजिए, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो अगला क्वेश्चन हमारा पाई चार्ट पे है। क्या बोलता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक यूनिवर्सिटी में है 7,000, और बोला है कि बीकॉम में 60% गर्ल्स हैं और बीएससी साइंस में 40% बॉयज़ है। 40% बॉयज़ मतलब 60% यहाँ पे भी गर्ल्स है। ठीक है, ये चीज़ बोलता है। और बोलना निकालना क्या है, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक एडमिशन इन बीएससी साइंस, कंप्यूटर साइंस और बीकॉम कोर्सेज इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टूडेंट एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी। अब तो समझो, पहले हम गर्ल्स का निकाल लेते हैं, टोटल गर्ल्स कितनी है। देखो, टोटल बीकॉम में है 20 और बीएससी में है 25, तो टोटल कितनी होगी, 45% हो गया। और आपको पता है कि यहाँ पे भी 60% है, यहाँ पे भी 60% है, तो मतलब 60% है ओवरऑल। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, वो है 7,000। कट कर लो तो ये आएगा 7 छक्के 42, 42 इंटू 45 होगा 0,981 1890। अब 1890 जो है वो टोटल स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो 7 से डिवाइड कर लो, 7 2 ज़ा और बच्चा 49, तो 7 ज़ा 27% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। बढ़ते हैं आगे 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन जो है वो बोलता है, इन अ डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द क्वोशंट एंड 2 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 32, फाइंड द डिविडेंड। अब इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब होते क्या है। देखो, सपोज मैं आपको एक समझा कर बताता हूँ। जैसे सपोज हम एक 12 का विभाग कर रहे हैं 38 से। ठीक है, 3 ज़ा 36 और 2 बचेगा। तो अब आपको समझने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो ये होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइज़र। क्या बोलते हैं, डिवीज़र या डिवाइज़र। जो आंसर निकलता है उसको बोलते हैं क्वोशंट। ठीक है, जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, जिसको डिवाइड करता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, याद रहेगा। और जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूला बोलता है डिविडेंड इक्वल्स टू, ये जो होता है ये इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी से क्वेश्चन ऐसे वाले सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला हमें लगाना होता है। अब देखो, उसने क्या बोला है, जो डिवाइज़र है उसको D1 मान लो, वो 4 टाइम्स है क्वोशंट के और 2 टाइम्स है वो रिमाइंडर के, और रिमाइंडर हमें 32 दे रखा है। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर 32 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 32 64। 64 क्या हो जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा। डिवाइज़र कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, और वहीं 60, अगर 4Q को हम 64 के इक्वल रख लें तो Q कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 16। Q आ जाएगा आपका 16, क्वेश्चन कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। रिमाइंडर आपको 32 मिल ही गया, तो निकाल दो भाई। 64 इंटू 16 प्लस 32 कितना होता है, ये होता है 1024 प्लस 32 कितना 1056, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? हमें डिविडेंड निकालना है ना, ध्यान रखना, हमें क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है, यही निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना रहता है ऐसे क्वेश्चंस को। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, याद नहीं कर लो फिर भी आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। ठीक है, कई बार क्या है, हम लोग डिविज़र और डिविडेंड में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन तो छोड़ दो, डिविज़र और डिविडेंड में ही कंफ्यूज आते हैं, है ना। और आपको पता है हल्की सी सिली मिस्टेक करी तो पूरा आंसर चेंज आएगा। तो यही चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन बोलता है द इंटरेस्ट इन अकर्ड, ठीक है, ऑन अ सम ऑफ 16,000
ठीक है, lent a simple interest of 14% per annum for the time in those many years, which gives a simple interest of 3/5 of the certain sum. 3/5 of the certain sum at a certain amount 10% per annum. मतलब 10% पर एनम किस पे लग रहा है? वो लग रहा है 3/5। ठीक है, 3/5 का मतलब क्या है? 60% सम का, ऑफ सम, मतलब 60% लग रहा है। उसने बोला ये जो है, ये इक्वेशन किस लिए दी गई है, ये लाइन किस लिए दी गई है? ये ईयर निकालने के लिए दी गई है। तो ईयर कितना आएगा? समझो 10% से लग रहा है 60% तक, तो ईयर कितने हो गए? 6 साल हो गए। क्लियर चीज़? बस यही चीज़ समझने वाली थी, बाकी तो इजी था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, P/R/T। सिंपल प्रिंसिपल है 16,000, रेट है आपको 14 दे रखा है, टाइम ही आपको निकालना था, वही आंसर हो जाएगा। कट कर लो, कट कर लो। 160, 16 छक्के 84, आंसर आ जाएगा 0, 4, 4, 13, 13, 440। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? मेन आपको यहाँ पे जो था वो निकालना था टाइम। ठीक है, तो एक बार मैं टाइम को वापस समझा देता हूँ। उसने बोला है फॉर, यहाँ से पढ़ो, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 14% पर एनम फॉर द टाइम इन दोस मैनी ईयर्स। इन दोस मैनी ईयर्स, कौन से ईयर्स? विच गिव अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3/5 ऑफ द सम। 3/5 ऑफ द सम का सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, तो 3/5 मतलब कितना है? 60% ऑफ सम दे रहा है। कितने? 10 साल पर एनम पे, 10 साल पर एनम पे 60% तक पहुंचा। वो कितने साल लगे होंगे? 10 × 6, 6 साल ही तो लगे होंगे भाई। समझे? तो हमने 6 साल इस तरह से निकाल लिया। बस यही मेन था, यहीं से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोलता है, अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम, एवरेज ऑफ 12 था 62 और रेस्ट था 62, मतलब 30 बच्चे हैं। 12 का एवरेज 62 है, और ये 12 वाले, और बच गए कितने? 18 बच गए, और बचे हुए 18 का भी 62 है। अब देखो भाई, 62 इसका भी, 62 इसका भी, तो ओवरऑल भी तो 62 ही होगा भाई। इसमें क्या देखना था? इसमें क्या देखना था? कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, अगर डिफरेंट होता तब तब निकालते ना, लेकिन सेम ही था। तो इसको तो भाई आंख बंद करके ही गलती से बस देखा, क्वेश्चन पढ़ा, बस टिक, ये वैसे वाला था। ठीक है, और अगर दूसरा होता, अगर सपोज मान लेते 30 बच्चे हैं, ये 12 बच्चे हैं, ये 18 बच्चे हैं। ठीक है, 12 का दे रखा है 64 और 18 का दे रखा है 68। तब आप कैसे निकालते 30 का? तब आप निकालते कि 12 बच्चों का जो है 64 दे रखा है और 18 बच्चों का 68 दे रखा है। तो ओवरऑल तो 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे का एवरेज कितना निकलेगा? x मान लो। तो इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल लेते, इस तरह से निकालते आप। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है, इन अ रोम्बस 0 is an interior point such that OA equals to OC. क्लियर? और व्हाट इज 5/9? 5/9, 5/9, ठीक है, 5/9 ऑफ डिग्री मेजर बाय एंगल DOB। एंगल DOB का 5/9 पूछा है आपसे। रोम्बस बना लेते हैं, बन गई हमारी पतंग। ठीक है, ABCD, O एक पॉइंट है। ठीक है, ड्राइंग तो मेरी माशाल्लाह है। आपसे बोला है OA जो है OC के इक्वल है, और आपसे पूछा क्या है? DOB। DOB देखो, DOB तो ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मतलब ये तो देने का कोई मतलब ही नहीं था उसका। अब DOB स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना बनता है? 180। ठीक है, उसका 5/9 निकालना है, निकाल लो भाई, 100 आंसर आ जाएगा। तो मतलब क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फालतू दे रखी थी गुमराह करने के लिए। जैसे आपके आजकल इंटरनेट पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ठीक है, होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, वही चीज़ है। तो आपको पढ़ना है कि पूछा क्या है। अब आप सोचेंगे यार DOB निकालना है, साइड का क्या ताल्लुकात है, एंगल कोई दे नहीं रखा, कैसे निकालूंगा, रोम्बस की कौन सी प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही। अरे भाई,
देखो तो कौन सा एंगल पूछा है, ठीक है, समझे। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें ABCD 4 कंपनी दे रखी हैं। ए को ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, बी को रेड से, सी को ग्रे से, डी को येलो से। बोला है कि ये टाइम पीरियड है 210 से 2013 तक, 2013 तक, ठीक है। आपसे पूछा है कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन। कंबाइंड एवरेज क्या होता है? एवरेज के ऊपर जो एवरेज लगता है, एवरेज के ऊपर जो एवरेज लगता है उसको कंबाइंड एवरेज बोलते हैं। फॉर 4 ईयर्स ऑफ कंपनी ए एंड सी, ए और सी साथ में है, ठीक है, मतलब ब्लू और ग्रीन, वो उनका पूछा एवरेज, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 110 हो गया ये, 280 ये, 320 ये, और 470 ये। तो 110, 280, 320, 470 जोड़ लो, एक, ठीक है। कंबाइंड एवरेज पूछा है तो डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8, ठीक है। और क्या बोला है? बी और डी का बोला है, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट ज़्यादा है बी और डी से। तो बी और डी का देख लो, ये कितना, 70 और 120, 190 और 270 इस वाले केस में, और यहाँ पे 350 और 470, कितना आ गया ये, 1280 आ गया, डिवाइड बाई 8, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब देखो उसने पूछा है कितना कम है, तो देखो 1280/8 जो है वो ज़्यादा है 1180/8 से, ये जो है इससे ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है भाई, साफ साफ दिख रहा है, 100 रुपया ज़्यादा है। तो 100 रुपये ज़्यादा है, किसका निकालना है? आप बी और डी से कंपेयर करना है। तो बी और डी का कितना था, 1280 था, इंटू 100 कर लो, कैलकुलेट कर लो भाई, ठीक है। 1 0 से 1 0 गया, और 4 25 जाए 100, 4 ये कितना आएगा, 32 आएगा, कट कर लो, ये 16 आएगा, ये 5 आएगा, तो 25 बचे 5, 125 अपॉन 16, अब 16, तो 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे होता है 128, जो ये तो कम है, तो ये 7 के आसपास आएगा। तो क्योंकि कम है, एक तो देखो लेस है और 7 के आसपास है, तो लेस और 7 के आसपास यही एक ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको करना था। ये आते हैं 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन आपका बोलता है कि 3 इक्वेशन दे रखी है और XYZ की वैल्यू भी आपको दे रखी है, आपको बतानी है कौन सी वैल्यू जो है इस पर सूट कर जाएगी। तो देखो x + 2z = 3 है, पहली वाली इक्वेशन को ले लेते हैं, उसी सॉल्व करते हैं। x 0 है और z 2 है, तो 0 + 2 4, क्या 3 के बराबर है? नहीं है। ये है -1 प्लस 4, 3 के बराबर है? हाँ है। -1 प्लस 0 3 के बराबर है? नहीं है। और 2 - 4 क्या 3 के बराबर है? 2 - 2 3 के बराबर है? नहीं है। तो मतलब एक ही हमारा आंसर हो जाएगा, एक ही इक्वेशन से हमने सॉल्व कर लिया कि यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसमें हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये भी आप टाइमली कर सकते थे। आते हैं 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन बोलता है मृदुला स्टार्टेड हर जॉब विथ अ सर्टेन मंथ सैलरी एंड अर्न अ फिक्स इंक्रीमेंट एवरी ईयर। इंक्रीमेंट कितना है? फिक्स है, हर साल का। इफ ए सैलरी वॉज 28,400 आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद उसकी सैलरी कितनी थी? एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया भाई, खुश हो जाएगी मृदुला। ठीक है, 400। और बोला है कि 15 साल बाद इतनी थी, 52,997, 15 साल बाद थी। तो हर साल इंक्रीमेंट कितना बढ़ रहा है भाई? जितना बड़ा, जितना भी बढ़ा है, जितना इनके साल के बीच का है उतना ही बड़ा होगा। ये है 9 साल में, कितना बढ़ा? 9 साल में बढ़ा 24,597 बढ़ा, ठीक है।
तो 2 4 5 9 7 जो है वो 9 साल में बढ़ा। ठीक है, तो कितना हर साल बढ़ा होगा तो देख लो, 2 सा 18, 2 से स्टार्टिंग वाला एक ही नंबर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट कर लो तब भी आंसर वही आएगा। आपके फहम के लिए मैं कर देता हूँ, 6 5 ले लो इसको, 7 जा 63 हो गया। ठीक है, कितना बचा, 2 बचा, ये 9 बचा, 3 27, 2 बचा, फिर आखिरी में 7 है, ये भी 27, 2733 आ गया आंसर। तो वही आंसर निकलना था। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना था ये क्वेश्चन को, क्योंकि इंक्रीमेंट फिक्स बोला गया है ना, हर साल का इंक्रीमेंट फिक्स है। ठीक है, 6 साल बाद भी वही इंक्रीमेंट फिक्स इंक्रीमेंट ही चलता रहेगा। ठीक है, तो वही चीज़ का हमने फ़ायदा उठाया यहाँ पे। आते हैं 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन जो है वो बोलता है आपका कि अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर एन एस इन द रेशियो प्रोपोर्शन, या फिर रेशियो 4 9 2 और 3 रेशियो में। तो पी क्यू आर और एस का जो रेशियो है वो 4 9 2 3 है। इस रेशियो में एक पैसा जो है वो बांटा गया। क्यू गेट्स 560 मोर देन आर, 560 रुपये ज़्यादा मिले आर से, तो क्यू से आर कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। इसकी वैल्यू 560 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 रुपये हो जाएगी, हो जाएगी। अब पूछा क्या है कि आर एस का शेयर कितना है, तो एस कितना है 3, तो एक की वैल्यू 80 रुपये, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 रुपया। क्लियर। तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना था, ये वाला भी क्वेश्चन भी लिखने की जरूरत नहीं थी, मुँह था, क्योंकि आपको पूछा था कि क्यू और आर का कितना, क्यू और आर में जो ज़्यादा कितना है, 7 है, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो ज़्यादा 9 है, यहाँ पे 2 है, तो ज़्यादा कितना होगा, 7 ही ज़्यादा होगा। 7 की वैल्यू 560, क्योंकि नंबर भी इजी थे तो ये भी आप मुँह ज़ुबानी कर सकते थे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने समझा दिया आपको लिख के, जैसा आप कंफर्टेबल समझे वैसा आप सॉल्व करें। 23rd क्वेश्चन पे आते हैं। 23rd क्वेश्चन बोलता है आपका कि हमें मार्क्स दे रखे हैं 5 बच्चों के, सुरेश, रमेश, अंकित, रंजीत, आर्यन। सब्जेक्ट हैं फिर मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश। बोला है कि एवरेज मार्क्स निकालो पाँचों बच्चों के मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स का सम कितना है, निकाल लो। 5 41 415 टोटल है, 5 बच्चे हैं, तो एवरेज कितना आएगा, ठीक है, एवरेज भी निकालना पड़ेगा, तो 83 आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख देता हूँ, ना आप बोलोगे सर इतनी जल्दी कर रहे हो, तो 83 एवरेज हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, 5 से भी डिवाइड ना कर पाओ तो फिर तो बेकार ही है। ये भी मुँह ज़ुबानी था, इसको भी मुँह ज़ुबान से कैलकुलेट करके यहीं से डिवाइड कर सकते थे 5 से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन देखो, अब डायग्राम के हिसाब से बहुत बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है। अब इसने बोला है कि 2 स्टेट है, एक एक्स है एक जेड है, एक एक्स है एक जेड है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक एग्जामिनेशन हुआ, तो नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स इस लाइन में दे रखे हैं, इतने क्वालिफाई कर गए इस लाइन में दे रखे हैं, 2 लाइन दे रखी हैं, एक अपीयर्ड की एक क्वालिफाइड की। अब उसने क्वेश्चन पूछा है कि आउट ऑफ नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट एक्स, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कितने हैं स्टेट एक्स के, वो हैं 60 इन 2010, 10 की बात की गई है। ठीक है, 10 की बात की है। द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल कैंडिडेट इज 5:7। मेल और फीमेल कैंडिडेट का रेशियो जो है 5:7 है। इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट इज़ 168, फीमेल की वैल्यू दे रखी है 168, तो आपको निकालना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्रॉम स्टेट एक्स इन 2010। तो टोटल निकालना है, तो टोटल हमें दे नहीं रखा, तो इसको मान लो एक्स। अब आपको क्या पता है, आपको पता है कि एक्स में से 60 बच्चे तो पास हुए, 60% बच्चे पास हुए, और उसमें से हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है फीमेल क्वालिफाइड, फीमेल क्वालिफाइड दे रखा है। फीमेल क्वालिफाइड कितनी है, फीमेल है 7 रेशियो में, 7 रेशियो किसका, 12 का, और कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 168। समझे, इस तरह से आपको करना था। कट कर लो, कट करने में कौन सी देर लगने वाली है, 6 दूनी 12, ठीक है, 7 से कट कर लो,
24, तो 24 दूनी 480, 24 दूनी 48, तो 480 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि क्वेश्चन कितना बड़ा था और आंसर कितना भूंदूसा है। तो वही चीज़ है, आपको क्वेश्चन को देख के जज नहीं करना, आप पहले देखो कि पूछा क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट हमारी थी कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट में से हमें बताना था कि कितने अपीयर्ड हुए थे, टोटल नंबर कैंडिडेट कितने अपीयर्ड हुए थे, और हमें दे रखा था पासिंग वाला दे रखा था, और हमें फीमेल का दे रखा था, और साथ में रेशियो भी दे रखा था, सब कुछ दे रखा था। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन जो है, अ शॉपकीपर ऑन द ईव ऑफ दिवाली अलाउड अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट ऑन टेलीविजन सेट्स। फाइंड द सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेलीविजन सेट इफ मार्केट प्राइस ऑफ टेलीविजन इज 1200। मार्केट प्राइस दे रखा है भैया 1200, उस पर उन्होंने 1200 रुपये दे रखा है, उस पर उन्होंने 2 डिस्काउंट लगा दिए, 15 लगा दिया और 10 लगा दिया। आपसे पूछा कि टीवी की सेलिंग प्राइस क्या होगी, कितने में बेचेगा भाई? सिंपल सी बात है, 1200 है अमाउंट, उस पर 15% डिस्काउंट लगा तो कितने का होगा? 85% का होना चाहिए प्राइस उसका। उसके बाद 10% फिर लग गया तो 90% की असली वैल्यू है। तो बस यही हमको निकालना है, काट पीट दो, 1 2 1 2 1 1। ठीक है, और 5 दूनी 5 17 2 6, तो ये बचा 6 × 17 × 9 बचा। ठीक है, 7 छक 42, 42 और 2 लास्ट में 8 है ना। 7 छक कितना होता है? 42 होता है, लास्ट में 2 आता है, 2 9 जा 18 होता है, लास्ट में 8 आता है, 8 हमारा एक ही में है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जो करता हूँ, मैंने आपने मेरे अगर वीडियोस देखे होंगे तो मैं हमेशा जो है वो यूनिट डिजिट से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि हर किसी में लगाता हूँ, मैं देखता भी तो हूँ भाई। यहाँ देखो ना, यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है, ठीक है, अगर यूनिट डिजिट से निकल रहा है तो सही है, अगर नहीं निकल रहा है तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व करना भी इतना कठिन नहीं था, है ना। 76 से कर दो, फिर 9 से कर दो, लेकिन क्योंकि अगर हमारा यूनिट डिजिट से ही आंसर निकल रहा है तो क्या दिक्कत है। तो 79 से कितना होता है? 153 होता है। इसको सॉल्व कर लोगे, 6 3 जा 8 आएगा, 9 1 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 9 से 18 वैसे भी आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन भी इतनी हार्ड नहीं थी, पर कोशिश किया कीजिए कि एक बार यूनिट डिजिट जो है फटाफट चेक कर लीजिए, क्योंकि यूनिट डिजिट चेक करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आंसर मोस्टली निकल आते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू सो मच आगे तक बने रहने के लिए। आशा है कि ये सेशन आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर किसी भी बच्चे को किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन का बेटर सॉल्यूशन या फिर सिंपल वे में सॉल्यूशन पता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वो वैसा क्वेश्चन हमें मिले तो मैं उस तरह से सॉल्व करके बच्चों की हेल्प कर सकूँ। ठीक है, और मेरी भी हेल्प हो जाएगी, मैं भी एक नया तरीका सीख जाऊँगा। ठीक, सो थैंक यू सो मच एंड राधे राधे सभी को।